एक व्यक्ति सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर गया, फिर बी से सी तक वापस आ रहा है ए की ओर, तो बी से सी तक आने में उसने 60 मीटर की दूरी तय की। ये कह रहा है क्वेश्चन में, चूंकि दूरी पथ की लंबाई के बराबर होती है। हमने क्या बताया था, दूरी जो है वो तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी पथ की लंबाई के बराबर होती है, अतः व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की दूरी कह दो या लंबाई कह दो, ठीक है। तो कहाँ कर रहा है, ए से बी तक गया, ठीक। तो ए बी तय किए गए कुल मार्ग की जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। तो ए से बी तक गया, फिर कहाँ से आ रहा है, बी से सी तक, तो प्लस बी सी। तो ए बी कितना है 300 और बी सी कितना है 60, तो कितना हो गया 360 मीटर। तो व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या हो गई 360 मीटर। अब पूछ रहा है विस्थापन, तो चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो विस्थापन जो है वो एक क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि होने के कारण क्या हो गया, हमें व्यक्ति का विस्थापन अब ज्ञात करना है। तो व्यक्ति का विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। तो व्यक्ति का कुल विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, तो यही दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन क्या हो गया ए सी। हमें ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी में से हम बी सी को माइनस कर दें, यहाँ से यहाँ तक इस दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अब 300 माइनस 60 यानी कितना हो गया 240 मीटर, ठीक। तो इसकी दिशा कहाँ है, ए से बी की ओर होगी। तो कुल विस्थापन क्या हो गया 240 मीटर। इसकी दिशा ए से बी की ओर होगी, ठीक। क्वेश्चन में क्या करता है, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। तो व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक जाने में 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, बी से वापस ए की ओर सी तक आया, तो 60 मीटर की दूरी तक आया। तो हमें मालूम है दूरी जो है वो पथ की लंबाई के बराबर होती है। तो तय किए गए पथ की लंबाई क्या हो जाएगी या दूरी क्या हो जाएगी, ए बी। भाई ए बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, तो ए बी प्लस बी सी, तो 300 प्लस 60, तो कितना हो गया 360 मीटर। अब विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। तो ए क्या है प्रारंभिक बिंदु, सी क्या है अंतिम बिंदु। तो विस्थापन क्या हो जाएगा ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी में से बी सी घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस इतना वापस आया है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 60 यानी 240 मीटर। और इसकी दिशा कहाँ होगी, ए से बी की ओर होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण कार्य कर रहा है। 11 मीटर चलने के बाद अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ, पहले जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो हम इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा है कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक
वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण कार्य कर रहा है। तो हमें त्वरण दिया हुआ है ए, प्रारंभिक वेग को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ए कितना दिया हुआ? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर कह रहा है 11 मीटर चलने के बाद अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो तय की गई दूरी कितनी है? दूरी s बराबर 11 मीटर। तो ये दूरी दी हुई है s बराबर 11। तो हमें क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है और दूरी दी हुई है। तो अब प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और दूरी में जो संबंध होता है वो गति का तृतीय समीकरण बताता है। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से तो गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, दो संख्या है, आंकिक मान है, a त्वरण है, s क्या है? दूरी है। तो हमें v ही ज्ञात करना है। तो v स्क्वायर, अब u की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 गुणे त्वरण, त्वरण भी 2 था, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। s क्या था? दूरी, यानी 11 मीटर। तो यहाँ से क्या आ गया? v स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 10 दहम 100, तो ये 100 हो गया। 2 दूनी 4, 4 गुणे 11 यानी 44। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? √144 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मालूम है 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें क्या पता चल गया? अंतिम वेग बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण ज्ञात करना है हमें। ठीक है। तो अब एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही, तो इसका मतलब क्या है? उसका जो प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, तो इसका प्रारंभिक वेग जो है u, ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग u बराबर 0। ठीक है। अब क्या कह रहा है? 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। तो यानी क्या दिया हुआ है? अंतिम वेग v बराबर क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको बदलेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे? 40 को ऊपर से 1000 गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये 60 मिनट में बदल गया। अब इसको हम एक बार और 60 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 गुणे 5/18। तो ये हो जाएगा 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ गया? अंतिम वेग कितना हो गया? 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब समय t कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 10 मिनट, यानी 10 मिनट।
तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 10 गुणे 60 यानी 600 सेकेंड। अब हमें त्वरण निकालना है, तो त्वरण बराबर क्या होता है? ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। तो v कितना है? 100/9, ठीक, -0, ठीक, और इसको हम भाग दे देंगे किससे? 600 से। तो त्वरण बराबर क्या? प्रारंभिक वेग कितना है? u बराबर 0, अंतिम वेग v बराबर क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या करेंगे? 40 गुणे 1000/60 गुणे 60, तो ये जगह 40 गुणे 5/18, तो ये जगह 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना दिया हुआ है? t = 10 मिनट, तो इसको हम मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, तो 10 गुणे 60, ये कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। तो त्वरण a बराबर क्या हो गया? v - u/t = 100/9 - 0/600। तो a बराबर 100/9 गुणे 600 बराबर 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक ले जाने हेतु ऊर्ध्वाधर किस वेग से फेंकना चाहिए? जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम किसी पिंड को अगर ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंकें तो वो तब तक जाता है जब तक उसका वेग शून्य ना हो जाए। जहाँ पर उसका वेग शून्य हो जाता है वहीं से पिंड नीचे आना शुरू हो जाता है। तो पिंड को हम किसी भी वेग से फेंकें तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि जहाँ पर वेग शून्य हो जाएगा वहीं से वो नीचे आने लगेगा। तो अंतिम वेग क्या हो गया बेटा? शून्य हो गया, ठीक है। तो h कितना दिया हुआ है? 1000 मीटर, ठीक है। और त्वरण यहाँ पे गुरुत्व के अधीन जा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण यूज करेंगे a की जगह पे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जहाँ पर हमने गति के समीकरण बताए थे वहाँ पर हमने गति के समीकरण बताए थे वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी पिंड को ऊपर या नीचे की ओर फेंका जाता है तो वहाँ पर हम जो त्वरण लेते हैं वो गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? g = 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2gh का प्रयोग करेंगे। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as, ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? इसको क्यों यूज करें? यहाँ पर हम जब भी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो a होता है उसकी जगह पर हम g का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2gs। और s की जगह क्या हम लेते हैं? दूरी लेते हैं, तो ऊंचाई की जगह हम h कर लेते हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? 2gh आ गया। तो v हो गया 0, हमें u ही ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग u² प्लस 2। अब बेटा यहाँ पर गुरुत्व के अधीन फेंकते हैं तो 2gh लेते हैं, और पिंड को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी g का यूज करेंगे उसकी जगह पर हम -g लेंगे, तो क्या हो जाएगा? -gh। तो क्या आ जाएगा? ये u² बराबर -2 v² बराबर u² -2gh। हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया 2, तो g क्या हो गया? हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये हो जाएगा -9.8 और h हो गया आपका 1000। तो ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा u² बराबर 19600। तो u बराबर क्या हो जाएगा? इसका √19600। तो ये आ जाएगा 140 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना आ गया? वेग u बराबर 140 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा।